नमस्ते। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, आज है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में मैंने कुछ पॉइंट्स कल की वीडियो में समझे थे। कल की वीडियो में हमने समझा टैगा प्रदेश के बारे में। टैगा प्रदेश के बारे में यहाँ की स्थिति विस्तार कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पर जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं और यहाँ के वनस्पतियां कैसी हैं, मानव जीवन कैसा है, इतना मैंने कल की वीडियो में समझा। और आज हम ये समझेंगे टुंडा प्रदेश के बारे में। टुंडा प्रदेश के बारे में बिल्कुल आसानी से बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टुंडा प्रदेश क्या है। टुंडा प्रदेश आपने उस पे ग्लोब या फिर मानचित्र पर देखिए, आर्कटिक महासागर में एक बहुत बड़ा सफेद 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 भाग दिखाई देता है, जो वास्तव में यह भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। ये कौन सा? आर्कटिक महासागर का ये भाग, जिसको हम टुंडा प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम टुंडा प्रदेश कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में 65 अंश अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक फैला हुआ है। इसका विस्तार लगभग एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी दिशाओं में फैला हुआ है। किसका विस्तार? टुंडा प्रदेश का। टुंडा प्रदेश का उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में फैला हुआ है। और उसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ का मौसम कैसा है, टुंडा प्रदेश का मौसम कैसा है। टुंडा प्रदेश के मौसम के बारे में हम बात करें जैसे, तो यहाँ पर 3 महीने गर्मी और 3 महीने ठंडी पड़ती। ठंडी गर्मी का मतलब ये नहीं हुआ, यहाँ पर जब दिन रहता है तो दिन ही दिन रहता है, रात होती ही नहीं है। जब रात होती है तो रात रहती है, दिन होता नहीं है। यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में रात ही रहती, सूर्य दिखाई ही नहीं देता है। उसके बाद मई, जून, जुलाई में रात होती ही नहीं है, दिन ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर बर्फ का जो आवरण होता है, बर्फ इतना जम जाता है कि सूर्य दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ इतना समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे वनस्पतियां कैसी हैं। आप अपने दिमाग से सोचिए कि जहाँ पर पूरे साल बर्फ ही जमा रहता है, बर्फ ही जमा रहता हो और वहां पर नमी नाम मात्र की हो, मतलब कि नमी तो पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन जब जो ताप है, गर्मी है, वो नाम मात्र के लिए हो। अब इतना सोच लीजिए आप कि 6 से 7 महीने बर्फ ही पिघले, इतना ज्यादा ठंडा पड़ता है वहां पर कि 3 महीने गर्मी होती है जब, तो वो पिघलते पिघलते ही टाइम बीत जाता है, बर्फ पिघल ही नहीं पाती है। जब कुछ 2 से 3 महीने के लिए बर्फ पिघल जाती है तो कुछ वहां पर घासें उगती हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अभी यहाँ मौसम के ही बारे में बात कर लेंगे। मौसम यहाँ का इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा मौसम होता है कि सोच लीजिए कि माना आप जब दिन होता है तब दिन ही रहता है, जब रात होती तब रात ही रहता है। 3 मई, जून, जुलाई तक दिन रहता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने सिर्फ रात ही रहती, जिससे बहुत ठंडा मौसम होता है। उसके बाद यहाँ की वनस्पतियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की वनस्पतियां जरा अपने दिमाग से सोचिए आप कि वनस्पतियों को उगने के लिए, पेड़ों को उगने के लिए आप अपने घर में कोई पेड़ लगाइए, उसको अंदर रखिए और एक पेड़ लगाइए जिसको बाहर रखिए, जिसमें धूप लगेगी पर्याप्त मात्रा में, वो जल्दी से तैयार हो जाता है। लेकिन जो घर के अंदर रखेंगे वो तैयार होगा, लेकिन उतनी जल्दी नहीं हो सकता है। शायद वो धूप में रहने वाला पौधा हो तो फिर उतने से आगे बढ़े ही ना, उतने में समाप्त भी हो सकता है। तो ऐसा, क्योंकि पौधों के लिए जो है ताप या फिर गर्मी की भी जरूरत होती है, या फिर सूर्य की रोशनी की भी जरूरत होती है, सिर्फ नमी ना। लेकिन यहाँ पे जो है टुंडा प्रदेश में नमी तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ताप यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे उगते हैं जो ये इतनी ठंडियों को सहने का उनके अंदर क्षमता होती है। यहाँ पर एक आर्कटिक विलो के नाम से एक झाड़ी होती है। ये झाड़ियां भी होती हैं यहाँ पर, और लेकिन जहाँ पर ऐसे स्थानों पे ये झाड़ियां उगती हैं कि जहाँ पर बर्फ के टीले, बर्फ जिसे माना
माना कि जैसे हम ये बर्फ के टीले हैं, ये बर्फ के टीले, यहाँ पर बर्फ की आंधियां चलती हैं, बर्फ की बहुत तेज आंधियां चलती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई पेड़ पौधा या फिर झाड़ियां टिक ही नहीं पाती हैं। जैसे माना इधर से हवाएं आती है और इनके अपने साथ पेड़ों को एकदम उखाड़ उखाड़ के नष्ट कर देती हैं। पहली बात तो यहाँ टिक ही नहीं पाते। दूसरी बात, माना कोई पेड़ पौधा उग ही गया जैसे तैसे करके, वहां की जलवायु के अनुकूल कोई पौधा मान लो हुआ तो ये आंधियां, जो बर्फ की आंधियां होती है, अपने साथ उनको नष्ट कर देती हैं। लेकिन कुछ झाड़ियां उगती हैं, जैसे माना ये बर्फ का टीला है, तो इसके छांव में जो पेड़ रहते हैं, इसके छांव पेड़ जो रहते हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि ये बर्फ की आंधियां इस पर अटैक नहीं कर पाती हैं। जो ये झाड़ियां होती हैं, ये इनकी ऊंचाई 4 से 8 सेंटीमीटर तक होती है और ये गुच्छेदार होती हैं, बहुत ऊंची नहीं होती, ये गुच्छेदार पौधे होते हैं। ठीक है, और इनमें एक मतलब कि इतना ज्यादा ठंडा मौसम सहने की क्षमता होती है, जिसमें से आर्कटिक बिलो सबसे प्रमुख झाड़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जीव जंतु के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ के जीव जंतु भी ऐसे पाए जाते हैं जो इतना ठंडा मौसम होने के बावजूद भी जिनके अंदर इस सहने की क्षमता होती है, यहाँ पर वैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख रेंडियर है। सबसे प्रमुख रेंडियर पाला जाता है। ध्रुवीय भालू भी होती है, आर्कटिक लोमड़ी भी होती है। ये जो ध्रुवीय भालू होते हैं और आर्कटिक लोमड़ी होती है, मस्क बैल होते हैं। ये जो मस्क बैल यहाँ पर होते हैं, इनके शरीर पर एक बाल का मोटा आवरण रहता है। बाल का मोटा आवरण रहता है, जो ठंडी के महीनों में जब ठंडी रहती तब तक वो आवरण बना रहता है उनके ऊपर, मस्क बैल के ऊपर। लेकिन जब जब गर्मी का मौसम आता है तो ये बाल झड़ जाते हैं, जिससे आराम से वो अपना, उसके बाद ठंडी आने के बाद फिर से जम जाते हैं। और जो ये लोमड़ी होती है, आर्कटिक लोमड़ी, कौन सी लोमड़ी? आर्कटिक लोमड़ी। आर्कटिक लोमड़ी के शरीर पर ये डबल लेयर वाले बाल होते हैं, जो ठंडी से बचने के लिए उसको अपना योगदान देते हैं, वो बाल उसके शरीर पे होते हैं। और जो मस्क बैल होते हैं, ये एक शाकाहारी जीव है। मस्क बैल शाकाहारी जीव है। इसके शरीर पर, इसके पैर कुछ वैसे होते हैं, इसके पैर कुछ वैसे होते हैं कि इसके शरीर की जो गर्मी मतलब नहीं निकल पाती है, ऐसा कुछ उसके शरीर में है। क्योंकि इतना विस्तार से ना ही हमने कभी देखा उसको, जो किताबों में लिखा है वैसे ही हमने बताया कि किताबों में यही लिखा है कि उसके पैर पे, मतलब पैर में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ये शरीर की गर्मी होती है, बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे वो अपना जीवन यापन इतनी ठंडी में कर पाता है। ठीक है, उसके बाद मानव जीवन। यहाँ का मानव जीवन आप अपने हिसाब से सोचिए कि जहाँ पर पूरा पूरा साल ठंडा ही ठंडा हो, पूरे धरातल पर बर्फ जमी होती हो, वहां पर मानव जीवन कैसा होगा? यहाँ पर मानव जीवन, जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन फिर भी जो भी आदिवासी यहाँ पर रहते हैं, वो रहने के लिए बर्फ का घर बनाते हैं, रहने के लिए बर्फ का घर बनाते हैं, और जिसको इग्लू के नाम से जानते हैं। जो बर्फ के घर बनाते हैं उनको हम इग्लू के नाम से जानते हैं। बर्फ, अब इतना ठंडा ऊपर मौसम, दूसरा बर्फ का घर, आप दिमाग में आ रहा होगा कि ऊपर से इतना ठंडा घर। लेकिन फिर भी ये लोग जानवरों की खाल उसमें इग्लू के घर जैसे ऐसे बनते हैं, इन लोगों के इग्लू घर इस आकार के घर होते हैं, इस आकार के घर होते हैं बर्फ के। अब बर्फ तो वैसा भी ठंडा है, बर्फ की ठंडी को रोकने के लिए इसके अंदर ये लोग जानवरों की खाल लगा देते हैं। जानवरों की पहले उनका शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद उसको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद जो ये बर्फ का घर बनाते हैं, बर्फ के घर के अंदर वाली साइड पर वो उसकी खाल लगा देते हैं, चमड़ी लगा देते हैं, जिससे वो बर्फ का ठंडापन अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है,
और ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? ये शिकार करते हैं रेंडियर का और मछलियों का, और ये आर्कटिक लोमड़ी का, मस्क बैल आदि का ये लोग शिकार करते हैं। पहले शिकार करने के बाद कुछ तो मांस के लिए रख लेते हैं, कुछ कुछ की चर्बियों से तेल निकालते हैं, कुछ कुछ के खाल से अपना, ये लोग पहनने के लिए भी अपना कपड़ों के रूप में भी वही वही खाल यूज करते हैं। मांस को खाते हैं, उसके बाद खालों को कुछ कपड़े के लिए सुखा लेते हैं और कुछ इसमें भी बचा के अपना व्यवसाय के माध्यम से बेच लेते हैं व्यापारियों से, और उसके बदले में अपना खाने के लिए भोजन कुछ अनाज आदि ले लेते हैं, जिससे इन लोगों का जीवन यापन चलता रहता है। उसके बाद ये लोग शिकार कैसे करते हैं? हार पूरन व तीर कमान के माध्यम से। ये लोग शिकार कैसे करते हैं? हार पूरन या तीर के माध्यम से। लेकिन इन लोगों में अब काफी सुधार आ रहा है। ये लोग पहले हार पूरन या तीर कमान के माध्यम से शिकार करते थे, लेकिन अब रिवॉल्वर वगैरह ये लोग यूज करने लगे। धीरे धीरे इनमें सुधार आ रहा है। ठीक है। उसके बाद कयाक क्या है? कयाक क्या है? ये लोग जब जब वो शिकार करते थे, तो यहाँ पर आपने अपने दिमाग में सोचा होगा कि जैसे माना बर्फ हमेशा जमी रहती है, और ये लोग जब पानी में या फिर सागरों में या फिर तालाबों में जो है शिकार करते थे, तो नाव के माध्यम से करते थे। नाव के माध्यम से। नावें कैसी रहती थी? नावों में एक हड्डी से बनी होती थी। जानवरों की हड्डी की जो है नाव बनी होती थी, उस पे जानवरों की खाल चढ़ी होती थी, जिसको हम कयाक के नाम से जानते हैं। ये क्या है? कयाक वही उसी जहाज को, नाव को कयाक कहते हैं, जो जानवरों की हड्डी से बनी होती थी और उस पे खाल चढ़ी होती थी उसी नाव पे, और ये लोग उसी पे बैठकर अपना शिकार करते थे, जिसको हम कयाक के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने इतना पढ़ा कि टुंडा प्रदेश का स्थिति विस्तार कितना है, टुंडा प्रदेश का मौसम कैसा है, ये तो बिल्कुल अच्छे से हमने समझा। वनस्पतियां कैसी हैं? यहाँ की वनस्पतियां 3 से 8 सेंटीमीटर तक पाई जाती हैं, और ये गुच्छेदार होती हैं। यहाँ पर वनस्पतियां कुछ वैसी होती हैं कि जैसे यहाँ पर पहली बात तो वनस्पतियां संभव ही नहीं है उगने के बाद, लेकिन फिर भी कुछ वनस्पतियां उग जाती हैं जो जैसे माना बर्फ के टीले के साइड में होती हैं, जो बर्फ की आंधियों से बच जाती हैं, वही झाड़ियां यहाँ पर उग पाती हैं। यहाँ पर कुछ वनस्पतियां उगती हैं, जैसे माना कि ठंडी का मौसम जब खत्म होता है, इसे नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने तक यहाँ पर बर्फ जमी ही रहती है, लेकिन उसके बाद मई जून जुलाई में जब बर्फ पिघलती है, तो यहाँ पर कुछ वनस्पतियां उगती हैं। कौन सी उगती हैं? कौन कौन सी? लाइकेन, काई और बर्च। लाइकेन, काई और बर्च, ये वनस्पतियां उगती, छोटे छोटे पेड़ होते हैं इनके, जिनको रेंडियर पशु अपना भोजन करते हैं, जिससे रेंडियर पशु का एक मुख्य भोजन है। कौन सा? ये काई, लाइकेन और एल्डर, जिसको रेंडियर पशु अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद जीव जंतु के बारे में हमने बताया। यहाँ के जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, उनको हमने अच्छे से जाना। मानव जीवन यहाँ पर कैसा है? मानव जीवन भी कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त साधन नहीं है, उपयुक्त वहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, न ही कोई व्यवसाय है, न ही लाने ले जाने की कोई व्यवस्था है। इस टॉपिक पर हमने अच्छे समझा। उसके बाद कयाक के बारे में हमने जाना कि कयाक एक नाव, जिसको हम नाव कहते हैं, लेकिन ये नाव हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से बनी होती है, जिस पर जानवरों की ही खाल चढ़ी होती है, और ये यहाँ के जो आदि मानव हैं, ये लोग इसी पर बैठकर तालाबों में या फिर सागरों में अपना शिकार करते हैं, जिसको हम कयाक के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जितने पॉइंट्स मैंने समझाए ये आपको समझ में आए होंगे, और इनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं न कहीं आप माना 10 नंबर का तो
8 नंबर तो आप अपना कंफर्म कर ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइए कैसी लगी। थैंक यू, गुड ब्लेस यू। हाँ, सो एक बात और बतानी थी मुझे कि क्योंकि आज जो है चैप्टर 11 ही क्लास 7th में चैप्टर 11 11 ही पार्ट दिए हुए हैं उसमें। तो आज चैप्टर क्लास 7th का लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट ही क्लास में पढ़ेंगे। और आप ये सेशन कैसा रहा ये कमेंट्स में बताइए। थैंक यू, गुड बाय।